हम लोग डैम्ड हार्मोनिक मोशन जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा आया था आपको याद होगा, यह था d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। और हमने जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था तो वो था x इक्वल टू सी वन ई टू द पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था और इसी सॉल्यूशन से हमको इंटरप्रिटेशन करना है ना। इसी सॉल्यूशन से हमको अब इंटरप्रिटेशन करना है कि पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा। तो खैर देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के पर निर्भर कर रहा है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का या कह लीजिए मोशन का इक्वेशन जो है वह अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म पर निर्भर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें तीन केस पॉसिबल हैं। पहला कि अगर आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर यदि आर बड़ा होगा और ओमेगा छोटा होगा, आर बड़ा होगा और ओमेगा छोटा होगा, तो अंडर रूट का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। यदि आर बड़ा होगा और ओमेगा छोटा होगा, आर बड़ा और ओमेगा छोटा, तो रूट का क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रूट का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा हम देखेंगे। दूसरा केस हो सकता है कि अगर आर और ओमेगा बराबर हो जाए तो रूट का क्वांटिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तीसरा केस हो सकता है कि आर और ओमेगा में ओमेगा बड़ा हो और आर छोटा हो। तो अगर ओमेगा बड़ा होगा तो रूट का क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये तीन केस देखते हैं, जिसमें पहला केस हम कहते हैं, लिखते हैं केस 1। तो केस 1 क्या है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन ओमेगा, कि अगर आर ओमेगा से बड़ा है। तो आर अगर ओमेगा से बड़ा है लिखेंगे इफ आर इज ग्रेटर देन ओमेगा देन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए कि कोई एक कांस्टेंट होगा ओमेगा नॉट, देन एक्सप्रेशन x बिकम्स c1 e टू द पावर माइनस आर प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी, है ना, और प्लस c2 e टू द पावर माइनस आर माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को आपने, ओमेगा को आपने लिखा है ओमेगा नॉट से। तो यदि ये आप मानेंगे तो मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि ओमेगा नॉट जो है यह आर से छोटा होगा। तो ओमेगा नॉट अगर आर से छोटा होगा, तो ओमेगा नॉट अगर आर से छोटा होगा तो क्या होगा? ये ऊपर में निगेटिव नंबर आएगा। तो x बराबर हो जाएगा c1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर, है ना, ई टू द पावर आर माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, है ना, और ये हो जाएगा प्लस c2 ई टू द पावर, है ना, ये हो जाएगा आर प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी। एक्सप्रेशन जो है ऊपर वाला ये हमारा इस फॉर्म में रिड्यूस कर जाएगा। अब इस इक्वेशन में यदि आप देखिएगा तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है घटते जाएगा, है ना, ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट घटते जा रहा। तो अगर पार्टिकल डैम्ड हार्मोनिक मोशन करता है और इस प्रकार से करता है कि आर स्क्वायर जो है बड़ा है और ओमेगा छोटा है, तो इस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट घटेगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट घटेगा और घट करके फाइनली क्या हो जाएगा? 0 होगा बिना ऑसिलेशन परफॉर्म किए, है ना, क्योंकि टाइम के किसी भी वैल्यू पर हमको x बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। टाइम के किसी भी वैल्यू पर x हमको चूंकि बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है,
इसीलिए हम कहेंगे कि x जो है वह डिस्प्ले क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो हम लिखेंगे इन दिस केस लिखते हैं, इन दिस केस particle once displaced then it slowly comes back to its initial position, है ना, यह वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑसिलेशन, है ना, बिना कोई ऑसिलेशन परफॉर्म किए हुए ये वापस से अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, केस टू। अब हम ये मान के चलते हैं, अगर तो दिख रहा है कि आर स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, और ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ c1 e टू द पावर माइनस आर टी और c2 e टू द पावर माइनस आर टी है। तो यहाँ से e टू द पावर माइनस आर टी कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 e टू द पावर माइनस आर टी, है ना। तो वो तो खैर परफॉर्म ही नहीं करेगा। हम लेते हैं एक केस कि अगर आर यह लगभग बराबर है ओमेगा के, आर लगभग बराबर है ओमेगा के। तो अगर आर लगभग बराबर होगा ओमेगा के तो हम क्या लिखेंगे, है ना, तो हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के अंडर रूट को हम मान लेते हैं बीटा और कहेंगे बीटा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हम कहेंगे बीटा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कि बीटा जो है ये हमारा बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो अब हम अगर इसको इसमें पुट करें तो ये आएगा x इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस आर प्लस बीटा इंटू टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस आर प्लस बीटा इंटू टी। अगर इसको आप आगे लिखेंगे तो e हो जाएगा c1 e टू द पावर आर माइनस बीटा इंटू टी प्लस c2 e टू द पावर आर, ओके, दिस इज इन माइनस आर प्लस बीटा इंटू टी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट घटेगा, है ना, ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं होगा, है ना, क्योंकि टाइम के किसी भी वैल्यू पर x हमको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। टाइम के किसी भी वैल्यू पर चूंकि x हमको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए इस केस में भी क्या होगा, तो इस केस में भी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे x हमारा क्या होगा, घटेगा। अच्छा, इस वाले के तुलना में यहाँ पर ओमेगा नॉट बड़ा था तो घटने का स्पीड यहाँ थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ पर बीटा तो बहुत छोटा नंबर है ना, तो यहाँ पर घटने का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो हम लिखेंगे इन दिस केस particle once displaced then returns its mean position, लिखिए its mean position very fast, है ना। कि इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल को आप एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा दीजिएगा तो ये बहुत तेजी से क्या होगा कि अपने मीन पोजीशन के तरफ ये लौट आएगा, है ना। अब इन दोनों केस में क्या क्या हम नाम देते हैं, देखिए इस केस को हम नाम देते हैं हेवी डैम्पिंग, इस केस को हम लोग नाम देते हैं हेवी डैम्पिंग, ठीक है। और इस केस को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, है ना।
यही दो गो केस है, एक हैवी डैम्पिंग का जिसमें आर जो है ओमेगा से बहुत बड़ा होगा, और दूसरा क्रिटिकल डैम्पिंग का, इसमें आर जो है वो ओमेगा के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो केस में तो हम देख रहे हैं कि ऑसिलेशन परफॉर्म ही नहीं हो रहा है ना। हैवी डैम्पिंग वाले केस में भी देख रहे हैं कि ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, और क्रिटिकल डैम्पिंग वाले केस में भी देख रहे हैं कि ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो अब हम चलते हैं तीसरा केस, तीसरे केस में देखते हैं कि ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। और तीसरा केस हमारा क्या है, तीसरा केस है कि आर जो है वह लेस होना चाहिए और ओमेगा को जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं केस नंबर 3 करके कि उसमें हमारा क्या निकल के आता है। चलिए, तो अब आगे हम करते हैं केस 3, लिखते हैं केस 3। केस 3 का क्या है, क्या कि इस बार जो है वह ओमेगा बड़ा होगा और आर छोटा होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन आर, देन आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज निगेटिव, है ना। तब आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगर आई ओमेगा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, हम इसको लिख रहे हैं आई ओमेगा। यहाँ पर आई का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट -1 होगा, हम लिख सकते हैं, है ना। और ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ओके, ओमेगा लिखा है तो इसको ओमेगा नॉट मान लीजिए। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हम पुट करते हैं तो ये होगा x इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस आर और प्लस आई ओमेगा इंटू टी प्लस C2 वहाँ पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर आई, है ना, ओमेगा इंटू टी, है ना। अंडर रूट अब देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस आर टी इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा इंटू टी प्लस, इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं C2 e टू द पावर माइनस आर टी इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ से दिस इम्प्लाई हम x बराबर ई टू द पावर माइनस आर टी आप कॉमन ले लीजिए। आप अंदर में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं C1 ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस C2 ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू टी। ठीक है, इसको आप अगले एक्सप्रेशन में और क्या लिख सकते हैं, आप ई टू द पावर आई ओमेगा टी का फॉर्मूला आपको बताया था, आर टी C1 आप लिखेंगे कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, है ना। और प्लस इसको अगर ब्रेक करेंगे तो C2 और इसको अगर तोड़िएगा तो ये होगा कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू, इसको लिखेंगे एक मिनट, ई टू द पावर माइनस आर टी, इसको लिखते हैं कॉस ओमेगा टी को एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे C1 प्लस C2 कॉस ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर अगर साइन ओमेगा टी को बाहर लेंगे तो आई C1 माइनस C2 साइन ओमेगा इंटू टी, ये हम लोगों ने पुट कर लिया। ठीक है,
अगेन हम लोग पुट करते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू A साइन फाई और I C1 माइनस C2 को A कॉस फाई। ए और फाई निकालना हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। लेक्चर 1 या 2 में आपको शायद जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए थे तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब आगे चलिए पुट करिए, तो ये हो गया x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी, इसको हमने लिख दिया a साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी। दिस इम्प्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर माइनस आर टी, अगर ए को बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी। तो अब ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी के एक्सप्रेशन पर टूट जाएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। तो यहाँ देखिए इस वाले केस में हमारा जो ऑसिलेशन है यह हो रहा है, जबकि पीछे वाले दो केस में ऑसिलेशन नहीं हो रहा था, इस केस में ऑसिलेशन हो रहा है ना। तो हम लोग इसको कहेंगे एक्चुअल डैम्पिंग, इस केस को हम कहेंगे एक्चुअल डैम्पिंग, और इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। और यह जो है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कहलाएगा।